नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग मैन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में जो हमने बस बार प्रोटेक्शन के सीरीज को कंटिन्यू रखा है, उसी के कंटिन्यूएशन में एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल बस बार प्रोटेक्शन। आज के सेशन में हम लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और बेसिकली जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं वो है कि जो ये लो इम्पीडेंस बस बार प्रोटेक्शन होता है उसके अंदर जो हम ये थ्रेशोल्ड और स्लोप वैल्यू रखते हैं। सपोज ये आपका आई डिफरेंशियल है और ये आई स्टेबलाइजेशन है और ये हमारा के है और ये थ्रेशोल्ड है आई थ्रेशोल्ड। तो हम ये थ्रेशोल्ड कैसे डिटरमिन करते हैं लो इम्पीडेंस में, और ये के फैक्टर या स्लोप जो होता है के फैक्टर, इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल बस बार प्रोटेक्शन के अंदर जो सीटी सैचुरेशन होता है उसको कैसे टेक केयर किया जाता है। अगर आपको याद हो जो हमने प्रीवियस सेशंस किए थे हाई इंपीडेंस बस बार के कंसेप्ट के बारे में, तब हमने कहा था कि हाई इंपीडेंस के केस में जो सीटी सैचुरेशन होता है उसको टेक केयर करने के लिए हम स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जो कि फिर आप कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर एक थ्रू फॉल्ट के केस में जो सीटी मैक्सिमम सेचुरेट होगा या एक सिटी को हम सेचुरेटेड मान लेते हैं, फुल्ली सेचुरेटेड, और उसके केस में ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारे रिलेइंग पॉइंट पर डेवलप होगा, तो उस वोल्टेज के केस में हमारा रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो एडिशनल रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ता है वो स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस होता है। और यही स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस सिटी सेचुरेशन को टेक केयर करता है। अब क्योंकि लो इम्पीडेंस आपको नाम से पता चल रहा है कि लो इम्पीडेंस है, तो इसमें कोई एडिशनल इम्पीडेंस या एडिशनल रेजिस्टेंस को यूज नहीं किया जाता है। तो रिले सर्किट का जो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होता है वो सिटी सर्किट के रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए इसको लो इम्पीडेंस कहा जाता है। अब क्योंकि ये लो इम्पीडेंस है तो इसमें सिटी सैचुरेशन को कैसे टेक केयर किया जाएगा वो हम आज के सेशन में देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सबसे पहले तो यही कि आज का जो सेशन है वो भी ओपन सोर्स मटेरियल से प्रिपेयर्ड किया गया है और ये सभी मटेरियल्स गूगल पर इजीली अवेलेबल है। हालांकि जो मैंने स्लाइड प्रिपेयर किए हैं उसके अंदर सभी के सभी जो स्लाइड के कंसेप्ट्स है और मैक्सिमम जो स्लाइड्स है वो सीमेंस के सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज रिले में जो रिलेज होते हैं 7SS 525 और 7SS 522 एंड 23 उस रिले के मैनुअल से लिए गए हैं और कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैकबर्न के बुक के कंसेप्ट्स को लिया गया है। हालांकि कंप्लीट स्लाइड्स और कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो सीमेंस डिसेंट्रलाइज बस बार प्रोटेक्शन के रिले मैनुअल से लिया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता ही है कि इस चैनल पे सभी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज की वीडियो में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है एग्जैक्टली सेम हिंदी लैंग्वेज में होता है। दोनों में ही सेम प्रेजेंटेशन यूज किया जाता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए है कि अगर आपको इस चैनल के कंटेंट सही लगता है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आप ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे ही अन्य कंसेप्ट के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इन कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके। आइए अब बहुत ज्यादा समय न खराब करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल करंट जो हमारा मेजरिंग प्रिंसिपल है बेसिकली, तो लो इम्पीडेंस प्रिंसिपल डिपेंड जो वर्क करता है वो करता है किरचॉफ्स के फर्स्ट करंट लॉ के ऊपर। किरचॉफ्स का फर्स्ट करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ द करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस नोड की बात करें, नोड मींस अगर ये कोई बस है या नोड है, तो इस नोड पर जो भी करंट आएगा दैट इज I1, I2, I3, I4 अप टू IN, उन सभी का जो सम है वो 0 होगा। इसी को ऐसे भी कहा जाता है कि जो करंट एंटरिंग टू अ नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग थ्रू द नोड। दैट इज अगर सपोज I1 और I2 जो है करंट एंटर कर रहा है और I3 और I4 जो है करंट लीव कर रहा है, तो ये दोनों करंट हमारे इक्वल होते हैं। इसको हम इस टाइप से भी देख सकते हैं कि ये नोड है जिस पर ये करंट इन हुआ, ये करंट इन हुआ और ये दो करंट आउट हो रहा है, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमेशा बराबर होगा। तो इसी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वर्क करता है। और
इसमें बायस्ड डिफरेंशियल करंट मेजरमेंट होता है। बायस्ड क्या होता है ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अगर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को देखा है तो आपको पता होगा कि बायस्ड का मतलब क्या होता है। अब लो इंपेडेंस मेजरिंग प्रिंसिपल, इंपेडेंस क्योंकि रिले का जो है वो लो है इन कंपैरिजन टू सीटी सर्किट, इसीलिए लो इंपेडेंस कहते हैं। अब जो हमारा लो इंपेडेंस प्रिंसिपल होता है इसमें दो कंसेप्ट आते हैं जो कि ट्रांसफार्मर के केस में मैंने बताया था आपको। एक होता है डिफरेंशियल करंट और दूसरा होता है स्टेबलाइजेशन और रीस्ट्रेनिंग करंट। तो ये हमारे दो करंट होते हैं जिसके बेसिस पर ये पूरा जो हमारा लो इंपेडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो काम करता है। डिफरेंशियल करंट बेसिकली क्या होता है कि एक नोड के अंदर जितने भी आपका करंट आ रहा है उनका वेक्टर सम, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 टू डॉट 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 अप टू IN। तो ये जो भी करंट है इन सभी का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड वो डिफरेंशियल करंट होगा, और स्टेबलाइजेशन करंट इन सभी करंट का स्केलर सम का मैग्नीट्यूड है। तो इस टाइप से आपका दो करंट डिफाइन किया जाता है, डिफरेंशियल करंट एंड स्टेबलाइजेशन करंट। तो अगर आप देखें तो डिफरेंशियल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN ये सभी वेक्टर सम है और उसका मैग्नीट्यूड। स्टेबलाइजेशन करंट I1 का मैग्नीट्यूड प्लस I2 प्लस डॉट 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 अप टू IN करंट का मैग्नीट्यूड। इन दो करंट के मैग्नीट्यूड के बेसिस पर जो रिले है वो डिसीजन लेता है कि अगर आपका डिफरेंशियल करंट मैग्नीट्यूड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टेबलाइजेशन करंट से ज्यादा है तो रिले ऑपरेट हो जाएगी, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं होगी। और जो रिले काम करता है वो क्या करता है कि मोमेंटरी सैंपल्स जो कि हर इंस्टेंट पर सैंपल ले रहा है उस सैंपल्स को कलेक्ट करता है और फिल्टर्ड मेजर्ड वैल्यू को एल्गोरिथम के इवैल्यूएशन के लिए यूज करता है। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये हमारा बेसिक ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के लिए, जो हमारा बसबार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। अगर आपको आईसीटी या ट्रांसफार्मर का याद होगा तो वो बेसिकली टू स्लोप होते हैं, लेकिन बसबार के केस में ऐसे टू स्लोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रांसफार्मर के केस में क्योंकि बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि दोनों साइड का आपका रेशियो अलग अलग होने के कारण से करंट अलग अलग होता है, साथ ही साथ टैप चेंजर का इफेक्ट होता है, सीटी सैचुरेशन, सीटी रेशियो, सीटी एरर, इन सभी बहुत सारे फैक्टर के कारण से वहां पे डुअल स्लोप यूज किया जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। बसबार के केस में सिंगल स्लोप से काम चल जाता है। और बेसिकली अगर आपको ट्रांसफार्मर का केस याद हो तो इसमें भी सेम होता है। ये आपका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, डिफरेंशियल करंट इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ इस स्लोप के ऊपर होना चाहिए। इस स्लोप के ऊपर होने का क्या मतलब है, सपोज ये स्लोप का मैग्नीट्यूड k है तो दैट मींस I डिफरेंशियल must be greater than k times I stabilization। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप अपना स्लोप रख रहे हैं 0.6 और आपका स्टेबलाइजेशन करंट है 100 एम्पियर, तो आपका जो डिफरेंशियल करंट है वो मिनिमम 60 एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए। अब हो सकता है कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो ऑनली 20 एम्पियर है, तो आप बोलेंगे कि मेरा डिफरेंशियल करंट अगर रिले के अंदर आई डिफरेंशियल करंट 30 एम्पियर है तो क्या रिले ऑपरेट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि 30 एम्पियर आपका इस मैग्नीट्यूड से तो ज्यादा है, बट आपका जो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे बहुत कम रह जाएगा, वो कहीं इस एरिया में आएगा और वो एरिया में रिले ऑपरेट नहीं होगी। तो ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि मिनिमम ये थ्रेशोल्ड कितना रखना है और ये स्लोप कितना रखना है? तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को, आगे की स्लाइड को देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी बस बार है, बस बार में बेसिकली दो टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल फॉल्ट और एक इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें एक बस के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, अब उन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट में आउटसाइड कहीं पर लाइन में फॉल्ट है तो वो बस बार के लिए एक्सटर्नल फॉल्ट है, या ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है तो बस बार के लिए एक्सटर्नल फॉल्ट है। अगर फॉल्ट बस बार के ऊपर ही है तो वो इंटरनल फॉल्ट कहलाता है। अब अगर हमारे पास सपोज ये एक बस बार है, इस बस बार पे मल्टीपल आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड थे, मैं इसको थोड़ा सही से बना लेता हूँ। ये बस बार है और इस बस बार के ऊपर सपोज मल्टीपल फीडर्स मेरे इस टाइप से कनेक्टेड है। ये फीडर कुछ भी हो सकता है, लाइन हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, रिएक्टर हो सकता है। अब अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक फीडर पर फॉल्ट आया, ये फॉल्ट बस बार का फॉल्ट नहीं है। अगर ये फॉल्ट बस बार का फॉल्ट नहीं है तो आपका जो डिफरेंशियल करंट होगा आई डिफरेंशियल वो 0 होगा।
इसके पूरे कंसेप्ट के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है बहुत सारे अलग अलग सेशंस में, जहां पर हमने बात किया है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर आपका 1.5 ब्रेकर स्कीम है करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सिटी स्टार पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपका मान लीजिए फॉल्ट लाइन का या फीडर का फॉल्ट है तो वो फॉल्ट बस बार का अपना फॉल्ट नहीं है, इसीलिए आपका डिफरेंशियल करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट स्टेबलाइजेशन करंट तो हमेशा रहेगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन करंट जो है वो इन सभी फीडर के करंट का मैग्नीट्यूड का सम है, तो एक स्टेबलाइजेशन करंट होगा जो कि काफी हाई मैग्नीट्यूड होगा। तो दैट मींस अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या अभी विदाउट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपका पॉइंट कहां पर बनेगा, जीरो डिफरेंशियल करंट एंड हाई स्टेबलाइजेशन करंट। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस होता है या लोड कंडीशंस। तो एक्सटर्नल कंडीशन या मींस एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन और लोड कंडीशन में क्या होगा, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेबलाइजेशन करंट बट जीरो डिफरेंशियल करंट। नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है आपका कि हमारे बस के ऊपर ही फॉल्ट हो। आप मान लीजिए कि ये एक बस है और इस बस के ऊपर ही फॉल्ट हो गया। अगर इस बस के ऊपर ही फॉल्ट होगा तो क्या होगा, जितने भी फीडर होंगे वो सभी इस फॉल्ट को फीड कर रहे होंगे। अगर सभी इस फॉल्ट को फीड कर रहे होंगे तो सभी करंट एक ही डायरेक्शन में है, दैट मींस आई डिफरेंशियल का मैग्नीट्यूड भी काफी ज्यादा होगा और आई स्टेबलाइजेशन का मैग्नीट्यूड भी काफी ज्यादा होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें, क्योंकि सभी डिफरेंशियल करंट एक ही डायरेक्शन में है या सभी करंट का डायरेक्शन एक ही साइड में है, तो अगर मान लीजिए ये करंट 10 एम्पियर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो टोटल डिफरेंशियल करंट जो होगा अगर आप वेक्टर सम लेंगे तो वो 50 एम्पियर होगा। और जो स्टेबलाइजेशन करंट है अगर आप सबका मैग्नीट्यूड भी लेते तो वो भी 50 एम्पियर होगा। तो दैट मीन्स अगर आप इनका रेशियो निकालें, आई डिफरेंशियल डिवाइडेड बाई आई स्टेबलाइजेशन, तो वो 50/50 इज इक्वल टू 1। तो एक अगर इंटरनल फॉल्ट है तो इंटरनल फॉल्ट के केस में क्या होता है कि हमारा स्टेबलाइजेशन करंट और डिफरेंशियल करंट दोनों बराबर हो जाता है, और इसके कारण से जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये 1 का मतलब क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1045 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप ओरिजिन से एक 45 डिग्री पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो वाले लाइन को हम कहते हैं फॉल्ट लाइन, और फॉल्ट लाइन पर जब कभी भी फॉल्ट होगा तो उसको कहते हैं इंटरनल फॉल्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है आपका सिटी एरर। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये बस है, इस बस पर दो ही फीडर थे आपके पास, एक फीडर से करंट इन हो रहा है और एक फीडर से 10 एम्पियर करंट ही आउट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास सिटीज है, ये सिटी इन करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या होगा, अगर आपका सब कुछ सही है तो इस सिटी ने भी, सपोज ये सिटी जो है इसका रेशियो 1:1 है और इस सिटी का भी 1:1 रेशियो है। अगर सब कुछ ठीक है तो डिफरेंशियल करंट हमारे पास कितना होगा, डिफरेंशियल करंट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मैंने ये माना है कि इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, तो डिफरेंशियल करंट हमारा कितना हो जाएगा, 10 - 10 दैट मीन 0। और स्टेबलाइजेशन करंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 10 + 10 दैट इज 20 एम्पियर। अब अगर आप इसको देखें तो ये आइडियल कंडीशंस होगा। आइडियल कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया भी था 2 स्लाइड पीछे कि आइडियल कंडीशन में डिफरेंशियल करंट 0 और स्टेबलाइजेशन करंट यहाँ कहीं पर हाई मैग्नीट्यूड होगा। बट इस पर्टिकुलर केस में अब मैं कंडीशन कर रहा हूँ कि सिटी एरर। अब मान लीजिए ड्यू टू सिटी एरर ये सिटी 10 एम्पियर को रीड कर रहा है, सपोज 9.8 एम्पियर, और ये रीड कर रहा है 10 एम्पियर को 10 एम्पियर में ही रीड कर रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका डिफरेंशियल करंट 9.8 - 10 दैट इज आई डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0.2 और आई स्टेबलाइजेशन इज इक्वल टू आपका 19.8। तो अब जो आपका पहले कैरेक्टरिस्टिक यहाँ कहीं आने वाला था उससे जस्ट थोड़ा सा कहीं ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कि सिटी एरर कितना है उतना ही आपका कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हो जाएगा। ये जितना कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हुआ है उसी कारण से हमने अब इसको यहाँ पर इतना इस स्लोप को, इनिशियल स्लोप या फर्स्ट स्टेज में आप बोल सकते हैं, इसी कारण से हमने एक स्लोप का वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट करके रखा है। हमने डायरेक्टली एक ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बना दिया था, कि अगर हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो हो सकता है एक टाइम पर एक हाई वैल्यू ऑफ सिटी एरर पे आपका प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाए। अब नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है सिटी ट्रबल। सिटी ट्रबल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए फिर से दो फीडर है आपके पास, फीडर 1 और फीडर 2, और कुछ फीडर और मान लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फीडर 3 एंड फीडर 4, मान लीजिए इस फीडर से हमारा टोटल करंट आ रहा है 30, इस फीडर से हमारा टोटल करंट आ रहा है 10, इस फीडर से 20 एम्पियर करंट जा रहा है और इस फीडर से भी 20 एम्पियर करंट जा रहा है, और सभी सिटी जो है वो 1/1 रेशियो का है।
तो सभी सीटी अगर 1/1 रेशियो का है तो हमारे पास आई डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? आइडियल कंडीशन में आई डिफरेंशियल होगा 30 इनकमिंग प्लस 10 इनकमिंग 40 माइनस 20 दैट इज 0 एम्पियर। और आई स्टेबलाइजेशन कितना हो जाएगा आपका? 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 दैट इज 80 एम्पियर। ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिटी ट्रबल। सिटी ट्रबल का मतलब है कि मान लीजिए किसी कारण से कोई एक सिटी, मान लीजिए कि ये वाला जो सिटी है इसका सेकेंडरी वायर आपका किसी कारण से ओपन हो गया या इस सिटी में कुछ प्रॉब्लम है और रिले जो है इसका करंट रीड नहीं कर पा रहा है। अब अगर रिले इसका करंट रीड नहीं कर पाएगा तो डिफरेंशियल करंट कितना हो जाएगा आपका? अब डिफरेंशियल करंट हो जाएगा 30 इनकमिंग माइनस 20 आउटगोइंग दैट इज 10, ये कुछ भी नहीं, और माइनस 20 आउट दैट मीन्स इसको आप बोलेंगे 30 माइनस 20 दैट इज 10 एम्पियर। और आई स्टेबलाइजेशन आपका कितना हो जाएगा? आई स्टेबलाइजेशन हो जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 70 एम्पियर। तो इस केस में आप देखेंगे कि एक सिटी ट्रबल के केस में जितना हमारा जो भी लोड वाला फीडर है, जिस लोड का फीडर जिस फीडर का हमारा करंट आना बंद हो गया है, उतना ही एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल करंट आपको मिलेगा। तो इसीलिए एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल करंट मिलेगा, उसको कहते हैं सिटी ट्रबल कंडीशन। और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ये फीडर आउट होगा या ये फीडर या ये किसी भी फीडर का हो सकता है सेकेंडरी सर्किट में प्रॉब्लम हो। तो मिनिमम हम ये मान के चलते हैं कि जो हैवली लोडेड फीडर है वो हमारा अगर किसी कंडीशन में आउट हो जाए तो उस डिफरेंशियल करंट पर भी हमारे रिले ट्रिपिंग कमांड इश्यू ना करे, और वही ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मैग्नीट्यूड होता है वो आपका इसी पर डिपेंडेंट होता है कि जो हैवली लोडेड फीडर है, जो सबसे ज्यादा लोडेड फीडर है, वो अगर आउट हो जाए तो उस केस में भी ट्रिपिंग ना हो। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है सिटी सैचुरेशन और के फैक्टर। सिटी सैचुरेशन और के फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। के फैक्टर जैसे कि अभी मैंने आपको स्लोप के लिए बताया था, तो अब हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट की बात कर रहे हैं सिटी सैचुरेशन एंड के फैक्टर के अंदर। मान लीजिए कि आपका दो फीडर है एक सर्किट के ऊपर, ये दो फीडर्स है, एक से करंट इन हो रहा है, दूसरे से करंट आउट हो रहा है, और ये हमारा 2 सिटी लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि जो सिटी है हमारा 1:1 रेशियो का ये भी है, 1:1 रेशियो का ये भी है, और इनिशियली मान लीजिए कि आपका कहीं पर बाहर जो भी कहीं है, यहाँ कहीं लाइन फॉल्ट हुआ, यहाँ कहीं लाइन फॉल्ट हुआ, मान लीजिए कि ये जो सिटी है ये 20 एम्पियर करंट देख रहा है और ये जो हमारे इधर से है ये 20 एम्पियर करंट देख रहा है। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा आपका आई डिफरेंशियल, अगर सिटी सैचुरेटेड नहीं है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो आई डिफरेंशियल इज इक्वल टू 20 माइनस 20 दैट इज 0। मैं अभी अब इस कंडीशन में, क्योंकि आपको सिटी एरर एंड सिटी ट्रबल के बारे में चर्चा कर दिया है, तो उसको इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूं, सेपरेट बात करते हैं। और आई स्टेबलाइजेशन कितना हो जाएगा? आई स्टेबलाइजेशन हो जाएगा 20 प्लस 20 दैट इज 40 एम्पियर। लेकिन अब मान लीजिए इस हाई करंट के कारण से इन दोनों में से कोई एक सिटी सैचुरेट हो गया। मान लेते हैं कि ये सिटी हमारा जो है वो सैचुरेट हो गया, तो इनिशियल कुछ साइकिल में क्या होगा? इनिशियल जब तक आपका सिटी सैचुरेटेड नहीं था तब तक डिफरेंशियल करंट का मैग्नीट्यूड 0 और स्टेबलाइजेशन करंट का मैग्नीट्यूड एक हाई मैग्नीट्यूड कुछ होगा। तो हमारा इनिशियल कंडीशन में डिफरेंशियल करंट 0 और स्टेबलाइजेशन करंट जो है इस टाइप से बढ़ता हुआ आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये ऐसे बढ़ता हुआ क्यों है? ये इसलिए है कि ये इनिशियल पॉइंट जो है ये कोई लोड पॉइंट होगा। जैसे प्री फॉल्ट ऑपरेटिंग कंडीशन हो सकता है, प्री फॉल्ट में इधर भी 5 एम्पियर करंट हो, इधर भी 5 एम्पियर करंट चल रहा हो, तो 5 का स्टेबलाइजेशन 10 होगा, डिफरेंशियल 0। तो इनिशियल कंडीशन ये है। जब फॉल्ट आया तो अचानक से हमारा स्टेबलाइजेशन करंट मूव होकर के यहाँ कहीं आएगा, जबकि डिफरेंशियल करंट अभी भी 0 है। इस पॉइंट पर मान लीजिए कि जो हमारा कोई एक सिटी है वो सैचुरेट हो गया, सपोज ये सिटी सैचुरेट हो गया, और अब ये 20 की जगह पर ये रीड कर रहा है सपोज 8 एम्पियर। अगर ये 8 एम्पियर रीड करेगा तो अब आपका डिफरेंशियल करंट कितना हो जाएगा? आई डिफरेंशियल अब आपका हो जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज 12 एम्पियर, और आई स्टेबलाइजेशन हमारा हो जाएगा 20 प्लस 8 दैट इज 28 एम्पियर। तो अब हमारा स्टेबलाइजेशन करंट जो है यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। पहले स्टेबलाइजेशन करंट कितना था? 40। स्टेबलाइजेशन करंट रिड्यूस हो रहा है जबकि डिफरेंशियल करंट इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा यहाँ कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक पहुंच जाएगा। कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका जो है फॉल्ट क्लियर हो गया, और फॉल्ट क्लियर होने के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाए। तो आप अगर देखेंगे तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि अब ये जो सी पॉइंट है वो डिपेंड करेगा कि सिटी कितना सैचुरेट हुआ है और साथ ही साथ किस पॉइंट पर सैचुरेट हुआ है। अगर सिटी बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया, मान लीजिए ये सिटी अभी 8 एम्पियर की जगह पर 2 एम्पियर रीड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से कहीं पर मूव करेगा,
अगर मान लिया सीटी बहुत ही कम सेचुरेट हुआ, ये 8 की जगह पे 18 रीड कर रहा है, तो उस केस में हमारा स्टेबलाइजेशन करंट भी ऐसा कहीं होगा और यहाँ कहीं डिफरेंशियल करंट आएगा। तो ये आपका फाइनली कि सीटी हमारा कितना सेचुरेट होगा और किस इंस्टेंट पर सेचुरेट हो रहा है। किस इंस्टेंट पर सेचुरेट होने का मतलब कि यहाँ सेचुरेट हो रहा है, यहाँ सेचुरेट हो रहा है, यहाँ सेचुरेट हो रहा है, तो किस इंस्टेंट पर सेचुरेट हो रहा है और सीटी कितना सेचुरेट हो रहा है, उसके हिसाब से आपका कैरेक्टरिस्टिक मूव करेगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर। और हमें क्योंकि इस डायनामिक कंडीशन के अंदर ऑपरेट नहीं कराना है अपने रिले को, इसी के लिए हम स्लोप लेते हैं। तब हम स्लोप इसको भी रख सकते हैं, हम स्लोप इसको भी रख सकते हैं। फाइनली डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सीटी कितना सेचुरेट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटेक्शन कितना फास्ट है। अगर हमारा प्रोटेक्शन बहुत फास्ट है, सपोज इनिशियल 1 या 2 साइकिल्स में ही प्रोटेक्शन फॉल्ट क्लियर कर देता है, सिटी सेचुरेट होने के लिए बहुत टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इतना ऊपर मूव करेगा ही नहीं और वो यहीं कहीं रह जाएगा। तो उसके बेसिस पर ये स्लोप डिसाइड किया जाता है, जो कि आपका 0.65 या 0.5 कुछ भी रख सकते हैं। जनरली 0.65 रखा जाता है सीमेंस वगैरह की आईडीज में। तो अब ये जो हमारे पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये वाला जो कि सीटी ट्रबल के कारण से आता है, जो कि डिफरेंशियल पिकअप था, और दूसरा फैक्टर जो कि अभी मैंने आपको ये वाला फैक्टर बताया था जो कि सीटी सैचुरेशन के कारण आता है, वो के फैक्टर को डिसाइड करता है। तो जो हमारा सीटी एरर और सीटी ट्रबल है, साथ साथ जो सीटी सैचुरेशन है, इन सभी चीजों को कवर करने के लिए लो इंपेडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हमें दो सेटिंग्स रखना होता है, डिफरेंशियल पिकअप और के फैक्टर या स्टेबलाइजेशन। इन दो सेटिंग के बेस पर ही कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रोटेक्शंस जो है, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल लो इंपेडेंस प्रोटेक्शन, वो डिसाइड होता है। और ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप देखें तो ये वाला जो है 45 डिग्री का एंगल, वो फॉल्ट लाइन होता है। जनरली फॉल्ट लाइन मतलब बस बार प्रोटेक्शन, बस बार का अगर फॉल्ट है तो आई डिफरेंशियल और आई स्टेबलाइजेशन 1 होगा और इसी कैरेक्टरिस्टिक के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव होगा। इंटरनल फॉल्ट इस डायरेक्शन में यहां पर मिलेगा, आइडियल इंटरनल फॉल्ट आपको इस डायरेक्शन पर यहां पे मिलेगा। अगर हमारा सीटी में कुछ एरर है, सीटी का कुछ ट्रबल है सेकेंडरी सर्किट में, तो उस केस में हमें ऑपरेट नहीं होना है। उसके लिए एक हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड मैग्नीट्यूड रखते हैं। एक्सटर्नल फॉल्ट का कंडीशन आपका डिफरेंशियल करंट ऑलमोस्ट 0 और स्टेबलाइजेशन करंट का हाई मैग्नीट्यूड होगा। इंटरनल फॉल्ट का कंडीशन ये वाला कंडीशन है और बाकी सभी कंडीशन को कवर करने के लिए हम स्लोप को यूज करते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हमने बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट को देखा है और इन सभी कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर हम इन सभी कंसेप्ट को समझ लेते हैं, अगर यहाँ तक के हमारे सभी कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाते हैं, तो नेक्स्ट 2 सेशंस में हम बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड बस बार प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइज्ड बस बार प्रोटेक्शन। आई होप आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आपको क्लियर होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। बीच बीच में कुछ सेशंस में डिले हो जाता है, जिसका रीजन ये है कि मतलब अभी कुछ दूसरे जगह पे बिजी होने के कारण से नियमित तौर पर सेशंस नहीं आ पाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीक एक सेशंस अपलोड हो। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शंस में नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सेशंस में, आने वाले टाइम में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सके, क्योंकि होपफुली बस बार प्रोटेक्शन और 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम किसी और टॉपिक पर मूव करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।